तो अभी हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा देख लेते हैं, जैसे आईपी एड्रेस होता है, मैक एड्रेस होता है, एड्रेसिंग टाइप, राइट। सो देखिए, अगर हम बात करें एड्रेस की, जैसे हमारा नाम भी क्या है, एक हमारी पहचान है, राइट। हम नाम क्यों रखते हैं? अगर मान के चलो कि दुनिया में किसी के नाम नहीं होते तो हम रिकॉग्नाइज कैसे करते कि बोलना कैसे? जैसे मैं आपको बुलाना चाहता हूँ तो मैं कैसे बुलाऊंगा, राइट। इसलिए क्या जरूरत पड़ी, हमें सब नाम देना पड़ेगा। और क्या आपका नाम जो है वो फिजिकल है? मतलब ऐसा ऐसा है कि आप पहले से प्रीफिक्स्ड होके आए थे किसी नाम के साथ? नहीं है। तो आपका नाम क्या है? लॉजिकल है, लॉजिकल है। तो आपका नाम क्या है? एक लॉजिकल पहचान है। हम दूसरा नाम भी रख लेते हैं ना, किसी फ्रेंड्स के लिए हम दूसरा नाम बोल देते हैं, निकनेम बोल देते हैं। ऐसा तो है नहीं है कि हमारा नाम परमानेंट आईडी है, इट्स अ लॉजिकल आईडी। तो आप ऐसा समझ सकते हैं हमारा नाम हमारी पहचान है, बट वो क्या है? इट्स अ लॉजिकल एड्रेस, राइट। वी कैन चेंज इट, हम बदल सकते हैं, राइट। उसी तरह कंप्यूटर नेटवर्क में एक एड्रेस होता है। एड्रेस मतलब उन कंप्यूटर की पहचान, उन कंप्यूटर की आइडेंटिटी, राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस। मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, राइट। और ये जो इंटर प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, ये क्या कहलाता है? हमारा लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस क्यों? क्यों वी कैन चेंज इट, हम बदल सकते हैं, राइट। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आईपी एड्रेस इज अ लॉजिकल एड्रेस, वी कैन चेंज द एड्रेस, राइट। उसी तरह से एक और एड्रेस होता है जिसको बोलते हैं मैक एड्रेस। मैक एड्रेस होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो अभी मैं बस बेसिक बात कर रहा हूँ, हम मैक को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर, राइट। तो ये जो कहलाता है, ये कहलाता है फिजिकल एड्रेस, ठीक है। जैसे मान के चलो कि आप जब पैदा हुए तो आपके कोई मोल है आपके हाथ में, तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल एड्रेस, वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद आपका एक नाम रखा गया, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस। समझ में आया? तो किसी भी कंप्यूटर में, कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर राउटर, कोई भी डिवाइस हो, मतलब कोई भी डिवाइस जो इंटरनेट या इंटर कनेक्शन नेटवर्क जो है हमारा, उसमें कम्युनिकेट करना चाहता है, मतलब अपना ट्रैफिक को भेजना चाहता है, तो ही नीड द टू टाइप्स ऑफ एड्रेस, राइट। कौन कौन से हैं वो? आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस। तो विदाउट आईपी के मैक नहीं हो सकता, विदाउट, जैसे कि ऐसे मान के चलो कि हम पैदा हुआ तो हमारा शरीर ही एक फिजिकल एड्रेस है, राइट। जब हमारा शरीर ही रखेंगे तो नाम किसका होगा? बात समझ में आया? तो विदाउट लॉजिकल एड्रेस कभी भी आप फिजिकल एड्रेस में ही कॉन्फ़िगर करेंगे, ऐसे समझो। तो कोई भी आईपी विदाउट मैक पॉसिबल नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना। कोई भी आईपी एड्रेस विदाउट मैक एड्रेस की पॉसिबल नहीं है, राइट। अगर कोई आईपी होगी तो उसका मैक एड्रेस भी होगा उस डिवाइस का, राइट। ऐसा नहीं होगा सिर्फ उसमें सिर्फ आईपी है, आईपी एड्रेस है, देयर नो मैक एड्रेस, राइट। ये जरूर हो सकता है सिर्फ मैक एड्रेस हो, आईपी एड्रेस ना हो, तो भी वो डिवाइस कम्युनिकेट नहीं कर पाए। तो मतलब आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस दोनों एड्रेसेस चाहिए फॉर कम्युनिकेट एनी डिवाइस इन इंटरनेट वर्किंग। मतलब इंटरनेट क्या है हमारा? आईपी, जो टीसीपी आईपी होता है, राइट, उस पे बेस है, टीसीआईपी बेस है पूरा जो इंटरनेट, ठीक है। तो मैक एड्रेस भी चाहिए, आईपी एड्रेस भी चाहिए। बात समझ में आए? जैसे मेरा लैपटॉप, क्या इसमें दोनों एड्रेस होंगे? बिल्कुल दोनों एड्रेस होंगे। आपका स्मार्टफोन, क्या दोनों एड्रेस होंगे? बिल्कुल दोनों एड्रेस होंगे। प्रिंटर, उसमें दोनों एड्रेस होंगे? बिल्कुल। सीसीटीवी कैमरा, उसमें भी दोनों एड्रेस होंगे? बिल्कुल दोनों एड्रेस होंगे। तो कोई भी डिवाइस जो लैन या वैन से आप कनेक्ट करना चाहते हैं, ही नीड टू टाइप्स ऑफ एड्रेस, फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस। ये क्लियर है? ठीक है। क्या? हाँ, इज अ परमानेंट एड्रेस। मैक एड्रेस कॉल एज अ परमानेंट एड्रेस, इसलिए हम उसको बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। मैक एड्रेस चेंज नहीं होता, वो तो चेंज होगा डेफिनेटली, ठीक है। वैसे मैक एड्रेस को भी आप चेंज कर सकते हैं, मतलब कुछ चीजें होती हैं, वी कैन चेंज इट बाय सम सॉफ्टवेयर से हेल्प से हम चेंज कर सकते हैं, बट मैक एड्रेस होना जरूरी है, बस इतना, ठीक है। अब बताओ, मेरे लैपटॉप में जो भी मैक और एड्रेस होंगे वो किस में होंगे? वो निक कार्ड के। समझ में आया? तो जो दोनों जो एड्रेस हैं, बोथ एड्रेस किस में होंगे? ये दोनों एड्रेस निक कार्ड के, ये दोनों एड्रेस,
राइट। सो अब मेरे कंप्यूटर में निक कार्ड होगा, क्या विदाउट निक कार्ड आपको डेटा ट्रैफिक भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते। We need some device which convert digital to analog, right? क्योंकि हमारे जो वायर हैं या फिर आपका जो वायरलेस नेटवर्क है, वाईफाई नेटवर्क है, वो भी डिजिटल डेटा को कैरी नहीं कर सकता, राइट? डिजिटल डेटा वो सिर्फ आपके सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज है, उसको कैरी नहीं कर सकता। तो हमेशा कन्वर्ट करने के लिए आपको देखो, वाईफाई में आपका डेटा सिग्नल्स के फॉर्मेट में जाएगा, वायर्ड नेटवर्क में भी आपका डेटा सिग्नल्स फॉर्मेट में जाएगा। आप चाहे 4G से इंटरनेट चला रहे हैं तो भी वो रेडियो वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, राइट? चाहे 4G चलाएं चाहे सैटेलाइट चलाएं, ये बस उनकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, राइट? कुछ लो फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, कुछ हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, राइट? जैसे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होंगे, लो फ्रीक्वेंसी पे काम करेंगे ताकि लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सके, राइट? जैसे आपके टीवी सिग्नल्स हैं वो भी लो फ्रीक्वेंसी पर वर्क करते हैं। तो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम वाईफाई डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है, और माइक आप तब ऑन कीजिए जब आपको कोई क्वेश्चन हो, राइट? और हेडफोन यूज कीजिए, राइट? विदाउट हेडफोन क्लास मत लीजिए, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यूज हेडफोन्स, राइट? स्पीकर से मत, अगर आप कोई क्वेश्चन है तो स्पीकर में आप बोलेंगे ना तो बहुत इको होगा, बात समझ रहे हैं ना? आपकी आवाज ही आपको रिपीट होगी। तो यूज हेडफोन्स अगर आप कोई बात करते हैं तो, राइट? ठीक है। सो अब छोटा सा क्वेश्चन कि हमारे पे लैपटॉप में मल्टीपल निक हो सकते हैं? हेलो सर, पॉसिबल? हेलो, हाँ जी। ये जो मैक एड्रेस होता है सर, ये एनआईसी कार्ड में ही होता है और कहीं पे भी मेंशन होता है? नहीं नहीं, निक कार्ड की होता है actually। जो भी आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस, दिस इज द ओके। एड्रेस फॉर मैक कार्ड, राइट? सो अब जैसे निक कार्ड आपको देखना है तो कैसे देख सकता हूँ? यहाँ पे जो वाईफाई का सिंबल्स आपको दिख रहे हैं, जस्ट राइट क्लिक ऑन वाईफाई। आप चाहे तो कंट्रोल पैनल से भी खोल सकते हैं, तो कंट्रोल पैनल से बता दूं मैं कैसे जाओ। सिंपली सर्च करो कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल पे जाना सबको आता है। आपके में होता है ना विंडो में कंट्रोल पैनल, जस्ट ओपन है द कंट्रोल पैनल, राइट? कंट्रोल पैनल में जो हम चीज देखना चाहते हैं वो किस रिलेटेड है? नेटवर्क इंटरनेट से रिलेटेड है, तो क्लिक ऑन नेटवर्क इंटरनेट, राइट? देन जाओ नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, देन क्लिक ऑन चेंज अडेप्टर सेटिंग। चेंज अडेप्टर सेटिंग, ये दिख रहा है कि जूम करूं? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो मेरे पास कितने निक कार्ड है? आई हैव ए 4 निक कार्ड, राइट? सो क्या एक लैपटॉप में मल्टीपल निक कार्ड हो सकते हैं? पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल, आपके सामने दिख रहा है। मतलब आप जितने तरीके से डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं अपने डिवाइस से, उतने ही निक कार्ड होंगे। जैसे मैं डेटा को ट्रांसफर कर सकता हूं ईथरनेट से भी, लैन केबल से भी तो इंटरनेट चलता है ना, वाईफाई से भी इंटरनेट चलता है, ब्लूटूथ से भी इंटरनेट चलता है, राइट? तो लैन का नेटवर्क अडेप्टर अलग होगा, वाईफाई नेटवर्क अडेप्टर अलग होगा, ब्लूटूथ नेटवर्क अडेप्टर अलग होगा। तो मल्टीपल निक कैन पॉसिबल इन सिंगल कंप्यूटर, ठीक है? और जो भी आईपी एड्रेस होगा, वो मैक एड्रेस होगा, वो किसका होगा? इन निक कार्ड्स का। अभी जो मैंने जो निक कार्ड्स बना रखे हैं, दिस निक कार्ड, दिस इज वर्चुअल निक कार्ड। ये फिजिकल नहीं है, वर्चुअल है। वर्चुअल भी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं वर्चुअल? अब देखो ऐसे समझो, आप VMware का नाम सुना आपने? VMware क्या करता है? VMware वर्चुअलाइजेशन में क्या वर्चुअली करता है? क्या बहुत सारा करता है, लेकिन लाइक कैसे? हाउ डज वर्क? बिल्कुल। तो आप दूसरा कैसे डाल सकते हैं उसके अंदर? ऐसा क्या करता है VMware कि आप दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम डाल पाते हैं? वो एक हार्डवेयर वर्चुअली क्रिएट करता है, आपके जो रिसोर्सेज होते हैं उसी रिसोर्सेज को वर्चुअली सेपरेट करता है। लाइक आई हैव 8 GB ऑफ रैम, राइट? अब ऐसा समझो, आप जो उनको बिल्कुल नहीं पता VMware कि VMware क्या होता है, राइट? मैं उसको बहुत बेसिक से समझा देता हूँ। देखो, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या चाहिए? एक हार्डवेयर। एवरी OS नीड द हार्डवेयर, विदाउट हार्डवेयर देयर नो यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? सो विदाउट हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई यूज नहीं है, और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हार्डवेयर को कोई यूज नहीं है। बात समझ में आई? मेरा एक लैपटॉप है, दिस इज माय हार्डवेयर,
इस हार्डवेयर में मैंने कौन सा ओएस डाल रखा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रखा है, राइट। फॉर एग्जांपल ये स्मार्टफोन इज हार्डवेयर एंड उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है, एंड्रॉइड, राइट। अगर एंड्रॉइड क्रैश कर जाए तो आप कॉल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना। उसी तरह मेरा अगर विंडो क्रैश कर जाता है या विंडो क्रैप्ट हो जाता है तो क्या मैं कोई आउटपुट ले पाऊंगा इससे, कुछ नहीं कर पाऊंगा, खाली डिब्बा है। पॉइंट समझ क्लियर है। ऐसा समझो कि आपकी शरीर है ना, आपकी आत्मा है, राइट। अगर आत्मा निकल गई तो शरीर कुछ काम का है, आपकी बॉडी किसी काम की है, कुछ भी काम की नहीं है, राइट। और सिर्फ आत्मा है तो वो क्या कर लेगी, वो हवा है सिर्फ। बात समझ में आई। तो दोनों चीज जरूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल अब मेरा एक हार्डवेयर है जिसमें 8 GB रैम है। फॉर एग्जाम्पल रैम से बता देता हूँ, आई हैव 8 GB रैम, मैंने इसमें विंडो डाल रखा है। अब अगर मैं दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहता हूँ, कल को मान के चलो मैं लिनक्स की ट्रेनिंग करता हूँ, अब मुझे लिनक्स पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब इसके दो तरीके, एक तो आप दूसरा लैपटॉप खरीद लो अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो, सिंपल है ना, हेडेक लेने की जरूरत ही नहीं है, एक में विंडो चलाओ, एक में लिनक्स चलाओ। अगर आपको मैक का भी चाहिए तो एप्पल खरीद लो, राइट। अब मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, देन व्हाट, फिर मैं क्या करूंगा, कोई एक ऐसा एप्लीकेशन सर्च करूंगा जो कि मेरे फिजिकल हार्डवेयर रिसोर्सेज को वर्चुअली मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर सके, क्योंकि एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम नीड अ हार्डवेयर, एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम नीड रैम, रोम, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, है ना, सब कुछ चाहिए उसको। तो आप एक फिर सॉफ्टवेयर आता है जैसे VMware है, वर्चुअल बॉक्स है, राइट। तो VMware क्या करता है, ये जो VMware है ये क्या करता है, आपके हार्डवेयर को वर्चुअली सेपरेट करता है। अब जैसे कि आपने VMware से बोला कि 2 GB की एक मशीन बना दो, 2 GB रैम की, जिसमें तकरीबन 1 GB हार्ड डिस्क हो। प्रोसेसर पे आपने बोल दिया कि भाई मेरे पास 8 कोर हैं तो 2 कोर उसको दे दो। तो VMware क्या करेगा, एक मशीन क्रिएट करेगा 2 GB रैम और 800 GB हार्ड डिस्क की। तो आपके हर एक हार्डवेयर को वो वर्चुअल सेपरेट करेगा, आपकी रैम, रोम, निक कार्ड, यो मदरबोर्ड, यो प्रोसेसर, सबको वर्चुअली डिवाइड करेगा, राइट। तो आपकी निक को भी तो वर्चुअली डिवाइड करेगा, जब हर चीज को वर्चुअली डिवाइड करेगा, निक भी तो वर्चुअली डिवाइड होगा ना, प्रोसेसर को वर्चुअली डिवाइड कर रहा है, रैम को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब इससे क्या फायदा होगा कि अब इस मशीन में लिनक्स डाल सकते हैं। बात समझ में आए। इसमें दो वर्ड आते हैं, एक होता है हाइपर वर्जन 1 टाइप 1, दूसरा होता है हाइपर वर्जन टाइप 2। तो अगर मैं इस टर्म्स को समझाऊं आपको, वैसे कोई नहीं, आगे डिस्कस कर लेते हैं। एक छोटे सा आइडिया देता हूं आपको। अगर आप किसी विंडो, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई वर्चुअलाइजेशन करते हैं तो वो हाइपर वर्जन टाइप 1 कहलाता है। लेकिन अगर आप कोई, जैसे कि VMware NXX है, राइट, आप मतलब पहले आप मशीन को वर्चुअली करते हैं, देन ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, तो वो टाइप 2 कहलाता है। बात समझ आए। मतलब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाल रहा हूँ, पहले मैं उसको पहले सेपरेट कर रहा हूँ वर्चुअली, देन मैं ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहा हूँ। हाँ, बूट नहीं है, ऐसा समझो कि पहले मैं वर्चुअली डिवाइड कर रहा हूँ, देन मैं ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहा हूँ। हाँ, कोई नहीं, आगे डिस्कस करेंगे, छोड़ो आगे। VMware समझ में आया, क्लियर है, व्हाट द VMware। तो ये जो मेरे निक कार्ड है, दिस इज द वर्चुअल निक कार्ड, ये मेरा वर्चुअल निक कार्ड है। लेकिन स्टिल मेरे पास कितने मैक एड्रेस होंगे, 4, राइट। चेक करना है तो सिंपली क्या खोलो, CMD, और मैक एड्रेस चेक करने के लिए क्या कमांड है, गेट मैक फॉर विंडोज, गेट मैक, राइट, हिट द एंटर। तो आप नोटिस करें, आई हैव 4 मैक एड्रेस। और ये जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है, इस फॉर्मेट को क्या बोलते हैं हम, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। हमारे पास कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, अभी हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो फॉर्मेट्स, पर मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूँ, राइट, देन वी विल डिस्कस, ठीक है। तो ये मेरे 4 मैक एड्रेस हैं, राइट। अब इसका फॉर्मेट आप नोटिस करें कि 1 2 3 ABC लिखा हुआ है। तो ये जो एड्रेस, ये जो फॉर्मेट है, ऐसा समझो हम जो काउंटिंग करते हैं ना, कैसे करते हैं, 1 2 3 9, तो एक लौती काउंटिंग नहीं है ये, ऐसी और भी काउंटिंग करने के तरीके हैं, है ना। हेक्साडेसिमल से भी काउंटिंग कर सकते हैं आप, डेसिमल जो हम काउंटिंग करते हैं वो डेसिमल फॉर्मेट कहलाता है। उसी तरह हमारे पास ऑक्टेल फॉर्मेट है, अभी अभी बाइनरी फॉर्मेट, राइट। अगर हम पास्ट में जाएंगे ना, पुराना, तो हर एक सिविलाइजेशन का अलग अलग फॉर्मेट हुआ करता था, राइट। चाइनीज अलग तरीके से काउंटिंग करते थे,
चाइनीज हर एक वर्ड के लिए, मतलब हर एक काउंटिंग के लिए एक वर्ड यूज करते थे, तो उनको लंबी काउंटिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती थी। अगर आप पहले सिविलाइजेशन में जाएं, ठीक है, तो ये बहुत बाद में ये सब डिसाइड हुआ कि किस तरह से काउंटिंग की जाए। पहले हर कंट्री की अलग अलग काउंटिंग थी, अगर हम 1000 1500 साल पहले जाएंगे, ठीक है। चाइनीज का क्या था कि 99 जो 99 के बाद 100 के लिए वो एक पिक्चर यूज करेंगे, राइट, फिर वो पिक्चर के ऊपर पिक्चर यूज करेंगे। जैसे वो 1000 के लिए एक पिक्चर यूज करते थे, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता था, इतनी पिक्चर ही नहीं थे, इतनी पिक्चर कहाँ से लेके आएंगे आप अगर आप अरबों तक काउंटिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो बाद में फिर मर्ज हुआ, देन फिर वो डिसाइड किया गया कि हम सिर्फ 4 तरह की काउंटिंग यूज करेंगे, राइट। पहला डेसिमल, जिससे हम अभी काउंटिंग करते हैं, राइट। जैसे मैं पूछा कि इसका प्राइस क्या है, तो आपने बोला कि 55 रुपीज है, तो 55 रुपीज, 55 जो वर्ड है, दिस इज द डेसिमल काउंटिंग, राइट। तो मशीन जो होती है वो बाइनरी में काउंट करते हैं, राइट। उसी तरह हेक्साडेसिमल काउंटिंग है, उसी तरह ऑक्टेल काउंटिंग है, राइट। सो वी विल डिस्कस। तो जो हमारा मैक एड्रेस है हेक्साडेसिमल काउंटिंग में यूज किया जाता है, मतलब उस फॉर्मेट में है वो, ठीक है। आईपी एड्रेस देखने के लिए क्या कमांड यूज करूंगा मैं, if ip config for windows and if config for unix any operating system unix से related like linux like kali linux like ubuntu या फिर मैक भी क्या है हमारा यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका एंड्रॉइड भी है वो उसमें, ठीक है। यूनिक्स क्या है, इज अ फ्री, जो यूनिक्स प्लेटफॉर्म है इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर सकता है उसमें, आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे मेरे फ्रेंड्स थे, लास्ट ईयर में उनका प्रोजेक्ट था, उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम ही डेवलप किया था और अच्छा पैकेज मिला था उनके लिए। खैर वो हमारे यूनिवर्सिटी का टॉपर था वो, ठीक है, बट ये अच्छा प्रोजेक्ट था उसका भी। तो यूनिक्स क्या है, इज अ फ्री प्लेटफॉर्म है, इस पर आप खुद भी डेवलप कर सकते हैं, राइट। लेकिन उसके लिए बहुत लंबा पाथ है, 1 2 दिन में नहीं होगा, उसके लिए काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ती है आपको, ठीक है। तो आईपी कॉन्फिग सिंपली कमांड देना है, तो ये क्या होंगी, आईपी एड्रेस दिखा रहा है, दिख रहा है मल्टीपल आईपी एड्रेस है मेरे पास। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये आईपी एड्रेस किसकी है मेरी, वायरलेस लैन एडेप्टर। अभी मैं इंटरनेट किससे चला रहा हूँ, वायरलेस लैन एडेप्टर, वाईफाई से चला रहा हूँ, तो दिस इज माई वाईफाई आईपी। तो जब भी आप आईपी चेक करें तो मेक श्योर कि भाई आईपी किसकी देखना है, आपको इथरनेट की आईपी देखना है कि वाईफाई की आईपी देखना है। बात समझ में आई, ठीक है। अगर मेरे लैपटॉप में एक ही निक है तो डेफिनेटली एक ही आईपी होगी, राइट। अब जैसे कि ऊपर जो दिख रही है आपको और भी आईपी दिखेंगी, जैसे दिस आईपी था ईथरनेट एडेप्टर वीएमवेयर नेटवर्क एडेप्टर, ये वीएमवेयर नेटवर्क एडेप्टर उसमें ये दे रखी है, ठीक है। उसमें और इसी तरह और भी हैं आपको, हेलो सर। क्लियर है, हाँ जी। ये जो सर IPv6 एड्रेस होता है ये हेक्साडेसिमल में होता है? हाँ जी, हेक्साडेसिमल में होता है, पढ़ेंगे आपके सिलेबस में है, डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हेक्साडेसिमल पढ़ लें, तो IPv6 है वो भी हमारा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में ही होता है, ठीक है। क्लियर है आपको ये निक कार्ड आईपी मैक, ठीक है। एनी कंफ्यूजिंग, अब हम उन काउंटिंग से पढ़ लेते हैं, और उनको कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, आपको आना चाहिए कन्वर्ट करना, बिना उसके आईपी एड्रेस आपको नहीं आएगा समझ में। तो पहले लिख लेते हैं कितनी टाइप की हमारी फॉर्मेट्स हैं। तो पहला तो हमारा बाइनरी फॉर्मेट, फर्स्ट इज अ बाइनरी फॉर्मेट, दिस इज द बाइनरी। तो बाइनरी का बेस 2 होता है, 2 का मतलब क्या होगा, इसमें 2 ही वर्ड्स होंगे, राइट, बेस 2 है इसका। तो फर्स्ट आइदर ये 0 काउंट करने का फॉर्मेट, जैसे हम करते हैं ना 0 से लेकर 9 तक, ये एक काउंटिंग एक फॉर्मेट्स है, राइट। उसी तरह बाइनरी एक फॉर्मेट है जिसमें सिर्फ 0 और 1 होंगे केवल, ठीक है। उसी तरह हमारा दूसरा फॉर्मेट होता है जिसको बोलते हैं हम डेसिमल फॉर्मेट, इसका जो बेस होता है वो 10 होता है, और जो हमारे जो हम काउंटिंग करते हैं ये क्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद हमारा क्या हो जाता है, अगेन 1 1 0 हो जाएगा, ठीक है। देन हमारी नेक्स्ट काउंटिंग है जिसको बोलेंगे हेक्साडेसिमल।
क्या? मैं 1 मिनट आ रहा हूँ। लिख लिया आपने? ओ सॉरी, ये 7 तक होगा, ये मैंने ज़्यादा लिख दिया, सॉरी। 0 to 7 होगा ये, बेस 8 है इसका। सो द फर्स्ट वन इज अ बाइनरी, इट्स बेस हैव a 2, either it could be 0, either 1, राइट? ये either 0 होगा और either 1 होगा, ठीक है। दूसरा डेसिमल, जिसमें हम काउंटिंग करते हैं, ये होगा 0 to 9। तो हमारा आईपी एड्रेस किस फॉर्मेट में था? डेसिमल फॉर्मेट में था, डेसिमल। अभी बताया था ना आईपी एड्रेस। देखो फिर से फॉर्मेट, कौन सा फॉर्मेट है, कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है? ये जो है डेसिमल फॉर्मेट है, राइट। नीचे आप वाईफाई की आईपी देखें तो भी डेसिमल फॉर्मेट है, दिस वन, राइट। सो आईपी एड्रेस इन डेसिमल फॉर्मेट एंड मैक एड्रेस इज इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। देन हमारा हेक्साडेसिमल होता है, इसमें टोटल जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं 16। तो आप नोटिस करें कि जितने भी हम मोस्ट ऑफ जो डेटाबेस होता है हम हेक्साडेसिमल में स्टोर करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास ज़्यादा वर्ड्स होंगे तो इसकी पॉसिबिलिटीज भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा तक लंबा आप काउंटिंग कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी डेटाबेस देखें वो सब हेक्साडेसिमल में स्टोर किए जाते हैं। तो इसमें जो होता है हेक्साडेसिमल में टोटल हमारे 16 वर्ड्स होते हैं। 9 तक तो सेम चलेगा। 9 के बाद हम लिखते हैं A, B, C, D, E and F, राइट। इसमें हम 10 को क्या लिखते हैं? A, B को 11, C को 12, D को 13, E को 14 और F को 15। देन F खत्म। इसके बाद फिर हमारा फिर वो आपस में ही मिला के आप आगे इसकी काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, एंड लास्ट वन इज ऑक्टेल, बेस इज 8 और ये जाएगा हमारा 0 to 7, ठीक है। सो बेसिकली नाउ वी हैव टू सी द कन्वर्जेशन, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल। सो ये आना ज़रूरी है, क्योंकि बिना उसके आईपी एड्रेस समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो आपको पता होना चाहिए हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, द हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, राइट। ये कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं ये हमें आना चाहिए। तो इसको देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट हम देखते हैं बाइनरी टू, पहले हम देख लेते हैं डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। अब डेसिमल में कोई भी एक वर्ड्स ले लेता हूँ, लाइक मैं ले आते हूँ 51। तो 51 is in decimal format. Now we have to convert in binary format. तो convert करना बहुत easy है. You have to just divide by the 2. आपको बस 2 से divide करना है. अगर वो full divide होता है तो carry 0 लेना है, full divide नहीं होता है तो carry 1 लेना है, क्योंकि 2 से divide करेंगे तो दो ही possibilities हो सकती है, either वो full divide होगा, either वो नहीं होगा. पॉइंट्स में कभी भी पॉइंट्स में आंसर नहीं आएगा, राइट। जैसे आप 3 से करेंगे डिवाइड तो डेफिनेटली पॉइंट्स में आंसर आ सकता है, पर 2 से डिवाइड करने में कभी पॉइंट में आंसर नहीं आ सकता। तो मैं यहाँ पे 51 लिख लेता हूँ और इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली फुल डिवाइड नहीं हो रहा है, तो कैरी क्या आएगा हमारा 1, राइट। देन नीचे क्या आएगा हमारा 25। आपने कैरी 1 ले लिया तो यहाँ पे 50 बचेगा, यहाँ 50 बचेगा, कैरी 1 ले लिया तो, और 2 से 50 को डिवाइड करेंगे 25। देन अगेन डिवाइड बाय द 2। अब ये भी फुल डिवाइड नहीं हो रहा, कैरी 1 ले लो, यहाँ कितना बचेगा 24। 24 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 12। अगेन डिवाइडेड बाय द 2, तो कैरी क्या आएगा 0, क्योंकि फुल डिवाइड हो रहा है, राइट। नीचे कितना जाएगा 6। अगेन डिवाइड बाय 2, तो कैरी क्या आएगा 0, नीचे कितना आ जाएगा 3। अगेन डिवाइड बाय 2, तो कैरी क्या आएगा 1, और यहाँ पे 2 बचेगा, 2 1 जा 2, नीचे 1 आएगा। अब आपको क्या करना है, नीचे से होते हुए ऊपर साइड लिखना है,
ऊपर से नीचे मत लिखना, नीचे से ऊपर लिखना, ठीक है, गलती मत करना है। तो 51 को मैं लिख सकता हूं इन बाइनरी फॉर्मेट 1 1 0 1 एंड 1। क्लियर है? इसका अगर चलते हैं रिवर्स मेथड चलते हैं, राइट, उल्टा। अब बाइनरी टू डेसिमल। तो हम क्या करते हैं, उसी को ले लेते हैं वापस, कन्वर्ट करते हैं, तो हमारा सेम रिजल्ट 51 आना चाहिए। अब इस साइड आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है। अब आपको यहाँ पे, वहां पे हमने डिवाइड किया था, यहाँ मल्टीप्लाई करना है। आपको करना है 2 से मल्टीप्लाई और पावर को इंक्रीज करते जाना है। ठीक है, मैं एक शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा इसके लिए। जैसे सबसे पहले 2 पावर ऑफ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 पावर ऑफ 1 से, 2 पावर 2 से, 3 से, ऐसे पावर बढ़ाते जाएंगे। और स्टार्ट करेंगे आप राइट टू लेफ्ट, ठीक है, राइट वाले को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है, 1 है हमारा, राइट। तो सबसे पहले लिखते हैं 1 और मल्टीप्लाई बाय 2 पावर ऑफ 0, देन प्लस, अगेन क्या है, फिर से 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 2 पावर ऑफ 1, राइट, देन प्लस, देन अगेन क्या है हमारा 0, तो 0 मल्टीप्लाई 2 पावर ऑफ 2, देन अगेन 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई 2 पावर ऑफ 3, देन क्या हमारा 1, तो 1 मल्टीप्लाई 2 पावर ऑफ 4, देन क्या है हमारा 1, तो मल्टीप्लाई 2 पावर ऑफ 5, ठीक है। अब क्या करो, उसको सॉल्व कर लो। तो 2 पावर ऑफ 0 कितना होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, रिजल्ट कितना आएगा 1। 2 पावर ऑफ 0 हमेशा 1 होता है, राइट, 0 नहीं होता। देन 2 पावर ऑफ 1 इज अ 2, मल्टीप्लाई 1 इज अ 2, इसका रिजल्ट क्या आएगा 0। 2 पावर ऑफ 2 इज अ 4, मल्टीप्लाई बाय 0 टोटल 0। 2 पावर ऑफ 3 ये भी 0, और 2 पावर ऑफ 4 कितना आ जाएगा 16, एंड 2 पावर ऑफ 5 32। तो 16 प्लस 2 इज 18, 18 प्लस 32 इज 50, 50 प्लस 1 51, राइट, वही रिजल्ट आया हमारा। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक और है, वो ये है कि आप क्या करो, 2 पावर ऑफ 0 कितना होता है 1 होता है, और 2 पावर ऑफ 1 इज 2। तो आप इस तरह से काउंटिंग लिखो। कैसी काउंटिंग, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 8 4 1। अब ये काउंटिंग कैसे आई, ये 2 की पावर से आई। 2 पावर ऑफ 0 इज 1, 2 पावर ऑफ 1 इज 2, 2 पावर ऑफ 2 इज 4, तो मैंने वही लिखा 4 16, इसी तरह से आएगा। अब क्या करो, आपको जिसको भी कन्वर्ट करना है उसको प्लस कर दो, जैसे जो 1 है उसको प्लस कर दो, 0 को हटा दो। अब जैसे मान लो चलो मुझे इसी को कन्वर्ट करना है इन शॉर्ट ट्रिक्स, तो पहले क्या है 1, तो उसकी जगह 1 लिख दो, दूसरा भी 1 है, देन क्या हमारा 0 है, ये 0 है, देन क्या हमारा 1 है, देन 1 है, तो इसमें क्या करो 32 प्लस 16 प्लस 2 प्लस 1, यही रिजल्ट हमारा नीचे भी आया था। इजीली हो जाएगा सॉल्व। क्वेश्चंस दे रहा हूं, ट्राई टू सॉल्व इट।
ऊपर के दो को कन्वर्ट करना है इन बाइनरी और नीचे के दो को कन्वर्ट करना है इन डेसिमल। ऊपर के दो को क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और नीचे के दो को क्या करना है, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। और जो ऑनलाइन ज्वाइन कर रखा है आपको आंसर, आपको चैट में आंसर दे सकते हैं आप, ठीक है। तो आप अपने चैट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, मैं लिख देता हूँ। इन दोनों को कन्वर्ट करना है इन डेसिमल, सॉरी इन बाइनरी, और इन दोनों को कन्वर्ट करना है इन डेसिमल। तो 64 का क्या आया, 160, इसका 128, यही आया, ठीक है, सही आंसर है। और आपका सी का 50 चलेगा 255। सबके ये रिजल्ट है, ठीक है, एक आपका करेक्ट रिजल्ट है। और ये वाला रिजल्ट है, ये याद रखना। वैसे याद अगर रख सके तो और अच्छी बात है सारे, बट ये जरूर याद रखना है, क्या रखना कि जब 8 टाइम 1 होते हैं तो रिजल्ट क्या आता है डेसिमल में, 255 उसका रिजल्ट आता है 8 टाइम 1 का, राइट। बाकी ये भी याद रख सके तो और अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, कैलकुलेट कर सकते हैं पर टाइम। हाँ 25 सही, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा सा आईपी एड्रेस बेसिक्स पे। तो देखो ऐसा समझो आप कि आईपी एड्रेस तो आपको पता है, आईपी एड्रेस का मतलब क्या है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, राइट। आईपी एड्रेस के ना दो फॉर्मेट्स है, फॉर्मेट्स जिसको हम बोलते हैं IPv4 एंड IPv6, ठीक है, दो फॉर्मेट्स हैं। जैसे हमारे नाम के फॉर्मेट्स नहीं होते हैं, नेम सरनेम, नेम मिडिल नेम सरनेम, राइट, उसी तरह। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग, फर्स्ट वन इज IPv4, इसको क्या बोलेंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इसको क्या कहेंगे, IPv6, IPv6 मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। सो IPv4 है, आपको बिट बाइट में फर्क पता है, शायद मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, बिट एंड बाइट फर्क पता है ना। तो IPv4 का जो साइज है वो है हमारा 32 बिट का, जैसे बिट नॉट बाइट, बिट। IPv6 है, उसका जो साइज है वो है हमारा 128 बिट का, 128 बिट का है। IPv4 का जो फॉर्मेट होता है वो डेसिमल फॉर्मेट होता है। IPv6 का जो फॉर्मेट होता है वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट होता है। अगर मैं एग्जांपल लिखूं IPv4 का, तो IPv4 कुछ इस तरह से दिखाई देता है। IPv6 का अगर एग्जांपल लिखूं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। जो चीज याद रखने वाली बात है वो ये है कि IPv4 में 4 ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक दिख रहे हैं ना, 1 2 3 एंड 4, 4 ब्लॉक है। और उसको सेपरेट किससे कर रहे हैं हम, डॉट से। 4 ब्लॉक है और उन चारों ब्लॉक्स को हम सेपरेट करते हैं डॉट से, और हर एक ब्लॉक इक्वल साइज का है, उसका साइज क्या है, सेम है चारों ब्लॉक्स का। तो चारों ब्लॉक्स का अगर साइज सेम होगा तो एक ब्लॉक का साइज कितना हो जाएगा, 8 बिट, 80 बिट होगा ना। 32 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 बिट आएगा। तो IPv4 में 4 ब्लॉक्स है, सेपरेट करते हैं हम डॉट से, और हर ब्लॉक का जो साइज है वो है 8 बिट। ऐसे हमारे 4 ब्लॉक हैं तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 32। क्लियर है IPv4। IPv6 में अगर हम आए तो IPv6 में 8 ब्लॉक्स होंगे, 8 ब्लॉक। तो इसमें कितने होंगे, 8 ब्लॉक होंगे, और हर एक ब्लॉक को हम सेपरेट किससे कर रहे हैं, कॉलन से, कॉलन से सेपरेट कर रहे हैं हर ब्लॉक को। 8 ब्लॉक हैं
और हर एक ब्लॉक को हम कॉलम से सेपरेट कर रहे हैं, तो एक ब्लॉक का साइज कितना होगा? 16 बिट, राइट। और हर एक ब्लॉक में 4 हेक्साडेसिमल वर्ड हैं, हर एक ब्लॉक में 4 हेक्साडेसिमल वर्ड है, तो एक हेक्साडेसिमल वर्ड जो है उसका साइज क्या होगा? एक ब्लॉक में 4 हेक्साडेसिमल है, 4 बिट, राइट। तो हेक्साडेसिमल के एक वर्ड का जो साइज कितना होता है? 4 बिट, 4 बिट का साइज होता है, ठीक है। सो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है एड्रेसिंग का। और एक और चीज, कई लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अगर मैं अपने कंप्यूटर में IPv6 एड्रेस दूंगा तो क्या इंटरनेट अच्छा चलेगा? तो देखो, ये जो है सिर्फ एड्रेसिंग टाइप है, इनकी स्पीड से, परफॉर्मेंस से कोई लेने देना नहीं है। मान के चलो कि आपका नाम जॉन है, मैंने आपका नाम राम रखा, तो आप ज़्यादा तेज दौड़ने लगेंगे? ऐसा तो नहीं होगा। क्या आप नाम चेंज करने से आपका परफॉर्मेंस में कोई फर्क आएगा? नहीं होगा, राइट। तो उसी तरह एड्रेस चाहे IPv4 हो चाहे एड्रेस IPv6 हो, ये सिर्फ इनका एक ही यूटिलाइजेशन है, ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कराना किसी भी कंप्यूटर को या किसी भी नेटवर्क डिवाइस को जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो, ठीक है। पर हमें 2 एड्रेसिंग की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखो IPv4 एड्रेसिंग है वो खत्म होने वाली है, तो हमें एक दूसरे एड्रेसिंग की जरूरत पड़ी जिसको हमने बोला IPv6 एड्रेसिंग, राइट। बट IPv6 इज नॉट अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, या 1999 में लॉन्च कर दी गई थी पब्लिक यूज करने के लिए, लेकिन इसका जो एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो 2010 के बाद स्टार्ट हुआ, क्योंकि इससे पहले हमारे पास सफिशिएंट एड्रेस हुआ करते थे। बट जो इंटरनेट है ये डे बाय डे ग्रोथ हो रहा है, एक्सपेंड होता जा रहा है, और इसमें जो यूजर्स है पर डे कनेक्ट हो रहा है, तो इसलिए हमें ज़्यादा एड्रेसिंग की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम IPv6 को भी यूज़ करते हैं। तो we will discuss both of the address. First we will go for IPv4, then IPv6 हम डिस्कस करेंगे जब आप हमारा बेसिक्स काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा, राइट। इसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है IPv6 में, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अभी आपको मुश्किल होगा समझने के लिए, राइट। कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो मुश्किल होगा आपको समझने के लिए, तो IPv6 एड्रेसिंग है हम डिस्कस करेंगे, राइट। लेकिन राउटर पोर्शन का कुछ होने के बाद, तकरीबन 1 मंथ बाद आपका ये आएगा। फर्स्ट वी विल डिस्कस IPv4 एड्रेसिंग। वैसे एक मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, आपको इजी कौन सा दिख रहा है? IPv4 इजी दिख रहा है, IPv6 इजी दिख रहा है? IPv4 थोड़ा छोटा है ना, IPv6 थोड़ा देखने में डरावना लग रहा है, लंबा चौड़ा है, राइट। पर यकीन मानो IPv4 बहुत कॉम्प्लेक्स है IPv6 के कंपेयर। IPv6 बस देखने में डरावना है बट इजी है समझना, ये एक दिन में खत्म हो जाएगा IPv6। IPv4 को खत्म करने में कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे, 3 क्लासेस चाहिए सिर्फ इस एड्रेसिंग को खत्म करने में, राइट। तो IPv4 है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि देखो जो चीज़ बाद में बनाई जाती है उसमें पुराने जो ड्रॉबैक्स होते हैं वो सॉर्ट आउट कर दिए जाते हैं, राइट। तो जैसे जैसे हमारी ह्यूमन सोसाइटी आगे बढ़ती है, हम जो पुरानी प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉर्ट आउट करते हैं और फिर नई प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है, राइट। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करना चालू कर देते हैं। आप किसी भी फील्ड में अगर ये देखें, ऐसा नहीं मैं सिर्फ IT की फील्ड में बात कर रहा हूँ, किसी भी ट्रैक में आप देखें, लाइक आप कार्स को देख लें, आप बाइक्स को देख लें, राइट। पहले वो ज़्यादा इफिशिएंट नहीं हुआ करती थी, लेकिन करंट में हमारी जो व्हीकल्स हैं काफ़ी इफिशिएंट है, राइट। ज़्यादा अच्छा एवरेज देती है, कम पॉल्यूशन करती हैं, ज़्यादा रिलायबल हो चुकी हैं, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम उसको और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही हमारे ह्यूमंस आगे बढ़ते हैं, राइट। ह्यूमंस की एक बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो कुछ मुझे पता है मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर दूंगा, और नेक्स्ट जनरेशन उसके आगे काम स्टार्ट करेगी, ना कि शुरू से स्टार्ट करेगी काम, राइट। तो यही एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण ह्यूमंस यहाँ तक बढ़ पाए हैं, राइट, क्योंकि हम अपनी नॉलेज को पास ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के, ठीक है। तो नेक्स्ट जनरेशन शुरू से स्टार्ट नहीं करती। क्या आपने ABCD डेवलप की? नहीं की, पहले से कोई बता के गया ना, ठीक है। तो चलिए हम IPv4 एड्रेसिंग पे आते हैं। तो अभी हमने देखा कि IPv4 जो है उसका साइज है 32 बिट, और हर एक ब्लॉक है वो है हमारा 8 बिट का, और कोई भी बिट की मिनिमम, अब 32 बिट है
एक बताओ 32 बिट की मिनिमम पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? जब सारे 32 बिट जीरो हो जाए, इज अ मिनिमम पॉसिबिलिटीज। और व्हाट द मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज? सारे 32 बिट 1 हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, IPv4 एड्रेसिंग को मैं बाइनरी में मैं मेंशन करता हूँ, ठीक है। टोटल तो टोटल 32 बिट है, 32 बिट। फर्स्ट ब्लॉक का साइज है 8 बिट, तो यहाँ पे मैं 80 बना लेता हूँ। फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक भी 8, बेसिकली कॉपी, सेकंड ब्लॉक 8, थर्ड ब्लॉक भी 8 एंड लास्ट ब्लॉक। तुम्हारे हो गए टोटल 32 जीरो। और मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या है कि जब सारे 1 हो जाएं, इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होगी। अगर ये सारे 32 जीरो हो जाते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 0.0.0.0, यही आएगा। अगर कोई ब्लॉक 8 टाइम 1 होता है तो रिजल्ट कितना आता है उसका? अभी हमने कैलकुलेट किया, जब 8 टाइम 1 होते हैं तो रिजल्ट कितना आता है? 255.255.255.255। तो इससे एक चीज तो प्रूव हुई कि IPv4 का कोई भी ब्लॉक हमेशा वेरी करेगा 0 से 255 के बीच में। मतलब कोई भी ब्लॉक 255 से ऊपर नहीं जा सकता, जैसा एंड एड्रेस। तो अगर मैं यहाँ पे दो IP एड्रेस लिखूं, मैं आपसे पूछूं कौन सा एड्रेस वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है? बिल्कुल, फर्स्ट एड्रेस इज अ वैलिड एड्रेस एंड सेकंड एड्रेस इज इनवैलिड एड्रेस। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि इसका एक ब्लॉक जो है वो 255 से ऊपर है। अभी हमने देखा कि IP4 का एक जो साइज है हर ब्लॉक का 8 बिट है, वो 8 बिट को जब आप डेसिमल पे कन्वर्ट करेंगे मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज के साथ, तो उसका रिजल्ट 255 आता है, मैक्सिमम एड्रेस। राइट, ये क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखना है, जो बेसिक फॉर्मेट। ऐसे इसी एक याद आया मुझे, एक मूवी देख रहा था मैं, साउथ इंडियन की कोई हैकिंग मूवी थी, जिसमें वो IP एड्रेस से ट्रैक कर रहे थे। IP एड्रेस में 4-5 ब्लॉक लिखे हुए, बात समझ आई? मतलब तो जो हैकर मूवी बना रहा था उनको ये भी पता नहीं था IP4 का साइज क्या है, कुछ इस तरह से था, 5 ब्लॉक थे। राइट, वो IP एड्रेस से ट्रैक कर रहे थे उस डिवाइस को। इस मामले में थोड़ा हॉलीवुड मूवी कुछ हद तक ठीक है, बाकी वो भी बेवकूफ़ बनाते हैं, मतलब इतना नहीं, वो तो एंटरटेनमेंट के हिसाब से मूवी बनाई जाती है, तो कुछ अच्छी है जो रिलायबल है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि IP4 बढ़ता कैसे, इंक्रीज कैसे होगा। तो हमारा फर्स्ट एड्रेस क्या है? 0.0.0.0 फर्स्ट एड्रेस। तो हमेशा पहले राइट वाला ब्लॉक बढ़ेगा, तो नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा? 0.0.1, देन फिर क्या होगा? 0.0.2, ऐसे ही चलता रहेगा कहां तक? 0.0.255। अब ये 255 से आगे नहीं बढ़ सकता, तो वो क्या करेगा? कैरी देगा साइड वाले को, ये कैरी देगा अपने साइड वाले को, और ये खुद जीरो हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट एड्रेस जो होगा वो क्या होगा? 0.0.1.0 नेक्स्ट एड्रेस। इसके बाद नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा? 0.0.1.1। देन क्या होगा? 0.0.1.2, ऐसे ही बढ़ता रहेगा कहां तक? 0.0.1.255। इसके बाद नेक्स्ट एड्रेस क्या रहेगा? अरे इसके बाद नेक्स्ट बोल रहा हूं ना, ये ब्लॉक बढ़ेगा ना, 1 के बाद क्या आता है? 2 ही आता है कि 3 आता है? तो वही है, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, ऐसे बढ़ता रहा है 255 तक। इसके बाद नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा? 0, यही आएगा ना। इसके बाद फिर क्या आएगा? 2.1, 2.2, 2.3 टिल 255। अब 2.255 के बाद क्या आएगा? 3.0। पॉइंट समझ में आया? तो कोई भी ब्लॉक 255 से आगे नहीं बढ़ सकता। वो जब 255 होगा तो उसके बाद नेक्स्ट के लिए वो कैरी देगा साइड वाले को, कुछ जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं एक एड्रेस और लिखूं लाइक 10.10.255.255, कोई मुझे बता सकता है इसके बाद नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा? इसको लिखो मत, इस एड्रेस को समझो। राइट,
क्या होगा? बिल्कुल, क्या होगा? 10.11.0.0। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 10.11.0.1, फिर 2 3 255 तक, फिर 0 1 हो जाएगा, फिर वो 1 से 255 चलेगा, फिर वो 2 हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देता हूं मैं। 0.255.255.255, इसके बाद नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा? 1.0.0.0.0। राइट, क्लियर है? चलो एक और मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। 255.0.255.255, इसके बाद नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा? 0.1 आएगा ना यहाँ पे, 1.0.0। ठीक है, तो सर जैसे हम इससे आगे बढ़ाएंगे तो 255.1 होगा या 2 होगा? तो लास्ट वाला ही बनेगा। और नहीं तो हमेशा राइट ब्लॉक आगे बढ़ेगा। जब राइट ब्लॉक 255 हो जाएगा तब वो कैरी देगा अपने नेक्स्ट ब्लॉक को। अगर वो भी 255 है तो कैरी देगा नेक्स्ट ब्लॉक को, वो भी 255 है तो कैरी देगा नेक्स्ट ब्लॉक को। ठीक है, इसको समझना है क्योंकि ये बहुत बेसिक्स है। राइट, इसको लिखने से ज्यादा आप इसको समझें, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं। नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा? इज द लास्ट एड्रेस, इज द लास्ट एड्रेस, राइट? इसके बाद नेक्स्ट कैसे हो सकता है? ये लास्ट है, बिल्कुल मैक्सिमम पे है वो। पर इससे मैं पहले का पूछूं, इससे पहले का एड्रेस क्या होगा? इससे पहले का एड्रेस 255.255.254। 254, यही होगा ना? इससे पहले का एड्रेस क्या होगा? इससे पहले का एड्रेस 255.255.255। 255, यही होगा ना? इसी के बाद तो आएगा 1.0.0। ठीक है, तो आई थिंक मुझे आपको समझ में आ गया कि आईपी एड्रेस कैसे इंक्रीज होंगे IPv4। अब देखो, IPv4 में ना सारे एड्रेस वैलिड नहीं है, कुछ एड्रेस स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिजर्व्ड है। राइट, और इनको क्लासेस में डिवाइड कर रखा है जिनको हम आईपी क्लासेस बोलते हैं। राइट, जैसे आईपी क्लास A, आईपी क्लास B, आईपी क्लास C, D, E। उसी से आपको समझ में आएगा कि कौन से एड्रेस यूज कर सकते हैं, कौन से एड्रेस यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और उससे पहले थोड़ा सा हम प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी समझ लेते हैं कि दोनों में क्या फर्क है। आपने सुना होगा ना, दो तरह की आईपी भी दो टाइप की होती है, प्राइवेट आईपी एंड पब्लिक आईपी। नाम सुना है इनका? क्या फर्क होता है दोनों प्राइवेट आईपी एंड पब्लिक आईपी? लैपटॉप की प्राइवेट है, वाईफाई वालों की इनकी पब्लिक है, जो वैसे सर्विस देते हैं, इंटरनेट सर्विस देते हैं। तो देखो ऐसा समझो कि आईपी को ना दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, प्राइवेट आईपी एंड पब्लिक आईपी। तो हम इंट्रानेट में, इंट्रानेट मतलब कि इनसाइड नेटवर्क, कंपनी के अंदर का या हमारा प्राइवेट नेटवर्क में हम प्राइवेट आईपी यूज करते हैं। राइट, और जो इंटरनेट है, इंटरनेट जो वैन है,
उसमें पब्लिक आईपी यूज करते हैं, राइट। प्राइवेट आईपी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना। और जो पब्लिक आईपी है वो चार्जेबल है, वो फ्री नहीं है, राइट, उसके लिए आपको पैसा देना होता है। अगर मान के चलो कि आपने इंटरनेट का पैसा नहीं दिया तो भी आपका वाईफाई में प्राइवेट आईपी काम करती है, राइट। भले आप 1 साल तक ना दें, इंटरनेट नहीं चलेगा, लेकिन प्राइवेट आईपी तो रहेगी। तो प्राइवेट आईपी एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना। उसकी आईपी भी रिजर्व है, उसकी रेंज रिजर्व है, वी विल डिस्कस क्या क्या रेंज रिजर्व है। आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन शायद हम कल डिस्कस करेंगे कि कौन सी रेंज है वो प्राइवेट आईपी है, ठीक है। अभी तो सिर्फ इतना समझते हैं कि प्राइवेट आईपी एंड पब्लिक आईपी क्या है। तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उस डायग्राम से हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। राउटर पे आप आईएसपी के राउटर पे पब्लिक आईपी होती है, बाकी हम अपने राउटर पे तो प्राइवेट भी दे सकते हैं। तो ये तो क्लियर है ना, इंटरनेट क्या है। इंटरनेट बस एक नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क, और उसमें सिर्फ आपको केबल्स मिलेंगी, राउटर्स में, राइट। सो इंटरनेट ना कहीं से आता है ना ये कहीं खत्म होता है, ये पूरा एक ग्लोबल नेटवर्क है कंप्यूटर्स का, राइट। बस हम जैसे आगे बढ़ते हैं नेटवर्क में तो यही समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे काम करता है, राइट। ये बोलना आसान है कि एक ग्लोबल नेटवर्क है कंप्यूटर्स का, राइट, पर इसको एक्चुअली समझना कि काम कैसे करता है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। आपको काफ़ी टाइम लगेगा पूरी कंप्लीट टेक्नोलॉजी कवर करने में, अगर आप उस फील्ड में जाना चाहते हैं। अगर आप नहीं, जैसे मुझे आपको ट्रैक चेंज करना है तो डेफिनेटली यू कैन चेंज योर ट्रैक, राइट। बट आप एग्जैक्टली सारी टेक्नोलॉजी समझना चाहते हैं तो कम से कम आपको 1.5 साल लगेगा, राइट, पूरा इंटरनेट, कंप्लीट इंटरनेट समझने में कि एक्चुअली वो कैसे काम करता है, क्या क्या टेक्नोलॉजी उसमें यूज होती है। बट इतना डेप्थ में जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मुझे क्लाउड में जाना है तो मुझे क्या करना है कि इंटरनेट कैसे काम करता है, मुझे बस इतना काम मतलब है कि बस कंप्यूटेशन बना रहे हैं, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी, स्पेसिफिक पाथ पे, कि आप किसी स्पेसिफिक पाथ पे एक्चुअली काम करना चाहते हैं, राइट। अगर हम नोटिस करें कि एक ट्रैक होता है सर्विस प्रोवाइडर ट्रैक, जिसमें CCI होता है, CCI सर्विस प्रोवाइडर। तो उसमें आप सिर्फ यही देखते हैं कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, किस तरह से इंटरनेट काम करता है। मतलब कि अगर आप CCI सर्विस प्रोवाइडर से करते हैं तो यू कैन डिजाइन योर ओन इंटरनेट, अब ऐसे समझो, ठीक है। पर सर्वर्स नहीं, एंड पॉइंट डिवाइस नहीं, आप अपना लेयर 3 कनेक्टिविटी आप खुद की बना सकते हैं, राइट। जैसे कि अब रसिया जो रूस है उसके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो क्या कर रहा है, खुद का इंटरनेट बनाने की कोशिश कर रहा है। डेफिनेटली यू कैन क्रिएट इट, राइट। बट उसमें सर्वर्स जो है, वो डेटा सेंटर्स जो है, वो कहाँ से लेके आएंगे, उसको भी तो चाहिए ना। तो ऐसा नहीं होता कि आप किसी एक ही काम कर लें तो आप सब कुछ आ जाएगा आपको, हर एक चीज़ की अलग अलग टेक्नोलॉजीज है। फॉर एग्जाम्पल डेटा सेंटर का ट्रैक अलग है, क्लाउड का ट्रैक अलग है, अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाते हैं तो ट्रैक अलग है, कोडिंग प्रोग्रामिंग ट्रैक अलग है, राइट, नेटवर्क का ट्रैक अलग है। लेकिन जब तक ये सारी चीज़ें काम नहीं करेंगी, राइट, तो आप इतनी इजीली जो मेल या मैसेजिंग कर रहे हैं ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ चाहिए इसमें सॉफ्टवेयर भी चाहिए, इसमें नेटवर्क भी चाहिए, राइट। किसी भी एक चीज़ के होने से ये काम नहीं करेगा। आप सोचते सिर्फ नेट सॉफ्टवेयर बना दूँ, नेटवर्क ना रहे तो भी काम नहीं करेगा, राइट। तो ये दोनों चीज़ चाहिए, ठीक है। तो जैसे रूस प्लानिंग कर रहा है खुद का इंटरनेट डिज़ाइन करने का, तो उसको बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। उसको प्रोग्रामर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसको कंप्यूटर नेटवर्क इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। उसको काफ़ी एक्सपर्ट ही बंदे चाहिए होंगे, तब जाके वो अपना ये काम कर सकता है। वो सब कुछ बना सकते हैं आप, जैसे वो ना चाइना ने बना रखा है ओन सब कुछ, बिल्कुल डेफिनेटली कोई भी कंट्री कर सकती है, लेकिन उसमें क्या लगता है, पैसा, राइट। क्योंकि इतने बंदे को आप IT प्रोफेशनल को हायर करेंगे, वो भी नॉर्मल एक्सपर्ट लेवल के, ठीक है, तो वो कम सैलरी में तो काम करेंगे नहीं, वो एक दो से नहीं वो काम होता है, पूरी टीम चाहिए होती है, राइट। हर एक टीम अलग अलग होती है। अब आप जैसे कि मैं अगर किसी भी एक नॉर्मली एक कंपनी के इंटरप्राइज नेटवर्क की बात करूँ, नॉर्मल इंटरप्राइज नेटवर्क की बात करूँ, राइट, तो उसमें कौन कौन सी टीम लगती है, एक सिक्योरिटी टीम होंगी, इसमें भी 4 लेवल्स होंगे, L1 L2 L3 4। राउटिंग स्विचिंग टीम होंगी, इसमें भी 4 लेवल्स हैं, L1 L2, मतलब L1 पे बंदे कुछ काम करेंगे, कुछ L2 पे, कुछ L3 पे, कुछ L4 पे, जो सिर्फ राउटिंग स्विचिंग पे काम करेंगे, राइट। उसके बाद हमारी लोड बैलेंसिंग टीम होती है, उसके बाद सर्वर टीम होती है, राइट। उसके बाद हमारी जो क्लाउड टीम होती है, उसके बाद जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं उनको चाहिए जरूरत पड़ती है, जो डेटा एनालाइज करते हैं। तो ये सारी टीम मिलके काम करती है, तब जो आप इतने जो डेटा सेंटर या कोई वेब पेज आप जब ओपन कर रहे हैं, राइट, तो इतनी सारी लोग मिलके काम कर रहे हैं, तब वो चीज़ काम कर रही है, राइट। जैसे आप लाइक बुकिंग कर रहे हैं, आप ISDs में बुक कर रहे हैं, या फिर सब चीज़ें ईजिली आपको सीट मिल जा रही हैं, राइट। तो उसमें एक बंदा काम नहीं कर रहा,
पूरी टीम मिलकर काम कर रही है, उस सारी टीम में 4 लेवल्स हैं, तो इतने जब मिलकर काम करते हैं तब वो चीज़ ऑपरेट हो पाती है, राइट। तो ये समझना है, जैसे मैंने रेलवे की बस एक वेबसाइट बनाना है, वेबसाइट बनने से सब हो जाएगा, उस वेबसाइट को होस्ट कैसे करेंगे, डेटा को कैसे फेस करेंगे, राइट, एनालाइज कैसे करेंगे, राइट, ऑप्टिमाइज भी करना होता है डेटा, तो बहुत सारे काम होते हैं, तब जाके चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आपने भी नोटिस किया होगा, कुछ जल्दी खुलते हैं, कुछ स्लो खुलते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी हो, किस तरह का इम्प्लीमेंटेशन किया है उसने, उसी पे डिपेंड करता है कि कोई भी वेबसाइट कितनी जल्दी या फास्ट खुल रही है, ठीक है। तो मल्टीपल चीज़ें पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम जैसे मोस्ट ऑफ गूगल या फिर जो अच्छी कंपनीज यूज़ करते हैं कि वो अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, है ना, ऑप्टिमाइज करते हैं अपने डेटा को, इसलिए वो फास्ट ओपन होते हैं, बेटर सर्विसेज देते हैं, ठीक है। पर इसके लिए क्या चाहिए होता है, पैसा। तो आप वो आप कहीं से भी लेके आए, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा एक डायग्राम बना रहा हूँ। ऐसा मान के चलो कि आपने एक इंटरनेट कनेक्शन लिया, तो जो इंटरनेट वाला है कहीं से केबल तो लेके आया होगा, ये एक वही केबल मान लो, केबल आएगी ना आपके पास, ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया होगा आपने, कहीं से वो केबल खींच के लेकर आता है, एक एंड पे तो आपको पता है, लेकिन ये नहीं पता ना कि वो कहाँ से खींच के लेके आया, समझ में आया, ठीक है। तो ये केबल खींच के लाया, हमें नहीं पता है भाई ये कहाँ से आ रही है, बस हमें पता है कि आई है। उसके बाद क्या करेंगे, ये मान के चलो आपका वाईफाई राउटर है, ऐसे समझो आप, वाईफाई राउटर है। अब आप क्या करेंगे, इंटरनली अपने कंप्यूटर्स में मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट कर लेंगे इसी वाईफाई नेटवर्क से, ठीक है। एक आईपी दूंगे अपने कंप्यूटर्स में, मान के चलो कि मैंने इसमें आईपी दे रखी है 10.10, ये आईपी मैंने दे रखी है, मैंने अपने कंप्यूटर में आईपी दे रखी है, ठीक है। इसी तरह मेरा एक दूसरा कंप्यूटर है, उसमें मैंने 10.11 आईपी एड्रेस यहाँ पे दे के रखा हुआ। तो ये जो नेटवर्क कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा प्राइवेट नेटवर्क, ये अंदर का नेटवर्क क्या कहलाएगा, प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क में हम क्या कौन सी आईपी देंगे, प्राइवेट आईपी। अब सर्विस प्रोवाइडर जिस इंटरफेस से आपके राउटर को कनेक्ट किया है, उस इंटरफेस पे वो जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेगा, उस आईपी को बोलेंगे हम पब्लिक आईपी। तो यहाँ पे आईएसपी होगा वो कौन सी देगा, पब्लिक आईपी देगा। अब ये जो केबल है हम पता नहीं कर सकते कहां से आई है, तो हम मान लेते हैं कि ये इंटरनेट में कहीं से आई है, इसको हम पूरा मान लेंगे आईएसपी, जो कि इंटरनेट की सर्विस आपको दे रहा है। ये भी जो केबल है वो किसी न किसी राउटर से कनेक्टेड होगी, भले आपको दिख नहीं रहा, लेकिन वो किसी न किसी राउटर से कनेक्ट होके आई है, ठीक है। उसी तरह मान के चलो कि आपका एक फ्रेंड है जो किसी दूसरी लोकेशन पे है, उसने भी क्या किया, एक इंटरनेट कनेक्शन लिया, उसने भी क्या किया, वाईफाई से एक अपने कंप्यूटर कनेक्ट कर लिया, और उस कंप्यूटर में भी उसने आईपी दे दी 10.10। आईएसपी भी उसको एक आईपी देगा, मान के चलो आईएसपी ने उसको आईपी दी लाइक 3030, ये उसकी आईपी कहलाएगी पब्लिक आईपी। उसी तरह आईएसपी ने आपको एक आईपी दी लाइक 20.20.20.20, ये आईपी आपको, इंटरनेट को क्या बोलते हैं हम, पब्लिक नेटवर्क। ये पिक्चर थोड़ी समझ में आई। तो आप बैठे हैं दिल्ली में और आपका फ्रेंड बैठा कहीं यूएसए में, तो हो सकता है कि जो आईपी आपने अपने कंप्यूटर में दे रखी है प्राइवेट आईपी, वही आईपी सेम वो उसके कंप्यूटर में भी उसने दे रखा हो। इसका मतलब है कि प्राइवेट आईपी किसी दूसरे नेटवर्क में सेम हो सकती है, और जो आईपी मेरे कंप्यूटर्स में भी अभी प्रेजेंटली है, ये लाखों कंप्यूटर में होगी एट ए प्रेजेंट, अभी इसी टाइम पे होगी लाखों कंप्यूटर, राइट। लेकिन जो मेरी पब्लिक आईपी है, जो मुझे सर्विस प्रोवाइडर ने दी, और उसकी जो पब्लिक आईपी है जो उसकी सर्विस प्रोवाइडर ने दी, ये कभी भी सेम नहीं हो सकती, ये हमेशा यूनिक होती है। और इसी यूनिक आईपी से आप पहचाने जाते हैं कि इंटरनेट में आप एक्चुअली कनेक्टेड कहां हैं, बात समझ आई। और इसी पब्लिक आईपी के थ्रू गवर्नमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको ट्रैक करती है, आपकी लोकेशन ट्रैक करती है। अब प्राइवेट आईपी कैसे देखेंगे, आईपी कॉन्फिग कमांड देंगे तो प्राइवेट आईपी देख लेंगे। अब मैं पब्लिक आईपी कैसे देखूंगा, ब्राउजर पे जाओ और व्हाट इज माय आईपी टाइप करो, तो ब्राउजर पे जाओ,
और व्हाट इज माय आईपी ये टाइप करो तो ये दिस इज माय पब्लिक आईपी, ये मेरी पब्लिक आईपी, राइट। और ये आईपी क्या है, यूनिक है, राइट। लेकिन पॉइंट देखने वाला बात ये है कि आप चाहे इस लैंड में इस पीसी से पब्लिक आईपी देखें, चाहे आप इस पीसी से पब्लिक आईपी देखें, दोनों की पब्लिक आईपी क्या होगी, सेम होगी। मैं देखूं व्हाट्स माय आईपी, आप देखें व्हाट्स माय आईपी, यहाँ पे जितने भी हैं आईपी देखेंगे तो उनकी आईपी एक ही रहेगी। मतलब एक पब्लिक आईपी पे आप कितने भी प्राइवेट कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हैं। अगर प्राइवेट आईपी नहीं होती तो आपको हर एक कंप्यूटर को पब्लिक आईपी देनी पड़ती, तो आईपी तो हमारी फिर 10-15 साल पहले खत्म हो जाती। बात समझ आई। हम IPv4 तो अभी तक क्यों सरवाइव कर पाए हैं, क्योंकि हम एक सिंगल पब्लिक आईपी से 65,000 कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, एक विद सिंगल पब्लिक आईपी, मतलब एक ही पब्लिक आईपी को हम शेयर कर देते हैं। बात समझ में आई। जब ये लैपटॉप कोई भी ट्रैफिक जनरेट करेगा, जैसे मान के चलो आपने google.com टाइप किया, गूगल आपके प्राइवेट नेटवर्क में होस्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ये इंटरनेट पे कहीं होस्ट हो रहा है, तो इसको आईएसपी में जाना पड़ेगा ना आईएसपी में। तो जो आईएसपी में जाएगा तो वो अपनी सोर्स आईपी क्या लेके जाएगा, पब्लिक आईपी लेके जाएगा। वैसे उसकी क्या है, प्राइवेट आईपी है, फिर वो लेके जाएगा पब्लिक आईपी, तो वो ट्रांसलेट करेगा, चेंज करेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। मतलब कि प्राइवेट नेटवर्क को कन्वर्ट करना पब्लिक नेटवर्क, ताकि आपका कंप्यूटर का ट्रैफिक इंटरनेट में कहीं ट्रेवल कर सके, राइट। तो उसको इस प्रोसेस को बोलते हैं नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। वी विल डिस्कस इन फ्यूचर, राइट। लेकिन अभी जब बात कर रहे हैं तो मैंने ही बता दिया, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर है, अगर आपके कंप्यूटर में प्राइवेट आईपी यूज कर रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं नेट होके रखा है। विदाउट नेटिंग आप IPv4 में इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। बात समझ में आई, ठीक है। प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी समझ में आई क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक, राइट। ये प्राइवेट है, प्राइवेट आईपी सिर्फ काम आएगी लैन कम्युनिकेशन करने के। जब वैन में जाएंगे तो आपकी पब्लिक आईपी पहचान होगी, प्राइवेट आईपी नहीं। और प्राइवेट आईपी इंटरनेट में आप रूट ही नहीं कर सकते। रूट मतलब कि अगर आपका सोर्स प्राइवेट आईपी है, राउटर आपका ट्रैफिक ही ड्रॉप कर देगा, मतलब आपको जान ही नहीं देगा। हाँ, रूट ही नहीं है, रूटेबल ही नहीं है वो प्राइवेट आईपी, सिर्फ पब्लिक आईपी ही रूटेबल है। तो अगर आपको इंटरनेट में कोई ट्रैफिक भेजना है तो पब्लिक आईपी लेके ही जाना पड़ेगा, प्राइवेट आईपी से काम ही नहीं होगा आपका। एक पहचान है इंटरनेट में, आपको पहचानने के लिए, आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए आप कहाँ बैठे हुए। प्राइवेट पब्लिक में फर्क पता चला ना, क्या फर्क है। तो पब्लिक आईपी क्या है, फ्री नहीं है, ये रेंटेड होती है, आपको चार्ज देना होता है हर महीने का। और प्राइवेट आईपी फ्री, चाहे जितना यूज करो। अब क्वेश्चन आता है कि पब्लिक आईपी मिलती कहां से, कौन देता भैया। हम बोलेंगे भाई हमें तो आईएसपी से मिली। जैसे मुझे जो आईपी है, आईएसपी नहीं दी मुझे तो, पर आईएसपी को कहां से मिली, राइट। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि आईपी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, पब्लिक आईपी का, राइट। और एक और चीज, जैसे मैं इस वेबसाइट पे जाके देखूं तो ये मुझे ये भी बता देगा मैं कहां से हूं। ये क्या बता रहा है कि भाई दिल्ली में बैठे हैं आप, बता रहा है, देखो बता रहा है नोएडा में बैठे हैं आप। ये भी बता रहा है कि आईएसपी आपका ANI है। ANI एक बड़ी कंपनी है, सर्विस प्रोवाइडर, न्यूज एजेंसी भी है, ठीक है। अब क्वेश्चन मेरा ये है, क्या ये मुझे ट्रैक कर रहा है, क्या मेरी लोकेशन ट्रैक कर रहा है जीपीएस के थ्रू। बात समझ में आई। ये एड्रेस मुझे कैसे बता रहा है मेरा कि मैं नोएडा में बैठा हूँ, इसको कैसे पता चला, इसको पता चला पब्लिक आईपी के बिहाफ। ये मुझे ट्रैक नहीं कर रहा है या फिर मुझे कोई जीपीएस को यूज नहीं कर रहा है मेरे लैपटॉप के, ये पब्लिक आईपी के बिहाफ पे बता रहा है कि आप ये जो पब्लिक आईपी है कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यही पब्लिक आईपी और किसी कंपनी को भी देंगे तो भी वो नोएडा ही दिखाएगा। अगर आप यूएस में बैठ के अगर देखेंगे ना तो भी आपको नोएडा दिखाएगा। अगर यूएस में सेफ आप अगर ये पब्लिक आईपी ले लें। बात समझ में आई। मान के चलो मैं नोएडा में एक प्रॉक्सी सर्वर रखता हूँ, मैं बैठा हूँ यूएसए में, मैं प्रॉक्सी करता हूँ अपने ट्रैफिक को इससे, तो मुझे नोएडा ही दिखाएगा।
राइट। तो ये मुझे ट्रैक नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बस पब्लिक आईपी का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है ऑल द वर्ल्ड में उसके थ्रू बता रहा है, क्योंकि पता है कि कौन सी आईपी किसके पास है। ये आईपी एयरटेल की है, ये आईपी जियो की है, ये आईपी एएनआई नेटवर्क की है, और एयरटेल ने भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कर रखा है, क्लियर कर रखा है। आप भी पता कर सकते हैं किसी भी पब्लिक आईपी को कि एक्चुअली वो कहाँ की है, लोकेशन क्या है उसका, बहुत ईजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, राइट। तो इसने मुझे आईपी के यहाँ पे बताया मेरा आईएसपी कौन सा है और एक्चुअली मेरी लोकेशन क्या है, मतलब मैं किस सिटी के बिलोंग करता हूँ। बात समझ में आई। तो ये मुझे ट्रैक नहीं कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई आईपी कैसे होंगी, आएंगी कैसे, आईएसपी के पास कैसे आएंगी। तो उसको समझने से पहले आपको कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो उससे पहले सबसे पहले हम बात करते हैं IEEE। नाम सुना IEEE? नहीं सुना? सुना नहीं IEEE स्टैंडर्ड? आपका वाईफाई को भी स्टैंडर्ड देता है, आपके लैन को भी स्टैंडर्ड देता है, प्रोटोकॉल को भी स्टैंडर्ड देता है, राइट। अगर कोई ने टेक्निकल ग्रेजुएशन कर रखा हो तो IEEE का नाम सुना हो। तो ऐसा समझो IEEE की हमें जरूरत क्यों पड़ी। मैं एक छोटा क्वेश्चन पूछूं, अगर आप इंडिया से लैपटॉप खरीदें और कल को आप चाइना में जाएं तो आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे उसकी वाईफाई से? इंटरनेट काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा, क्यों काम नहीं करेगा। अब जैसे कि मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, ये जो आज 45 इसका साइज ऐसा है, क्या यूएस में जाऊंगा तो उसका साइज बढ़ जाएगा? चाइना में सेम रहेगा, रसिया में सेम रहेगा, राइट। क्या चाइना में 8 की जगह वो 10 वायर्स यूज करेंगे लैन में? वहां पे 8 ही होगा। अब चाइना से लैपटॉप कनेक्ट करके लाया तो उसमें ये कनेक्ट नहीं हुआ क्या? कनेक्ट होगा, लेकिन कंट्री तो आपस में लड़ती रहती है। फिर ये स्टैंडर्ड क्यों फॉलो कर रहे हैं? चाइना नहीं बोला कि मैं और छोटा बनाता हूं उससे। समझ में आई है ना। तो कोई तो होगा ऐसा जो बताता होगा सबको कि अगर अब ये चीज यूज करना है तो ऐसे यूज करना है, राइट। तो प्रोटोकॉल को R&D करने का, प्रोटोकॉल को स्टैंडर्ड देने का ये जो काम है एक ऑर्गेनाइजेशन करती है जिसको बोलते हैं हम IEEE, इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया IEEE क्या है? IEEE प्रोटोकॉल डेवलप करेगी, जैसे IPv4 है उसने डेवलप किया IEEE ने, ठीक है। अब IEEE एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक बिजनेसमैन नहीं है। समझ में आई? वो एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन उसकी रिसर्च करने के लिए उसको पैसा चाहिए, राइट। तो IEEE ने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन और बनाई जिसको उसने बोल दिया आईना। हाँ जी, इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। तो उसने एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको बोल दिया उसने आईना। तो आईना को क्या बोला कि भाई मैं रिसर्च करूंगा, मेरे रिसर्च को डॉक्यूमेंटेशन करने का काम तुम्हारा है, आईपी डिस्ट्रीब्यूशन का काम तुम्हारा है, जो भी बुक्स में लिखना है वो सब तुम्हें करना है, मुझ पे हेडेक मत देना। इन फ्यूचर अगर हम कोई डॉक्यूमेंट्स मांगू तो चुपचाप मुझे दे देना, उसको ऐसे मैनेज करो, राइट। तो आईना को एक काम दिया गया। तो आईना क्या करता है, सारे प्रोटोकॉल्स को RFC में सेव करता है। एक वर्ड आता है, देखो क्या है, कोई प्रोटोकॉल डेवलप्ड हुआ, जैसे आप वेब ब्राउजिंग कैसे करते हैं, HTTPS से करते हैं। अब इस प्रोटोकॉल को हमें डॉक्यूमेंटेशन तो करना पड़ेगा ना। इन फ्यूचर मान के चलो कि कोई आया पढ़ना चाहता है HTTPS क्या होता है, तो कोई उसके पास रेफरेंस तो हो, नंबर तो हो, राइट। तो यहाँ पे एक चीज डेवलप की गई जिसको बोलते हैं हम RFC, रेफरेंस फॉर कमिट, और उसके बाद एक नंबर दिया जाता है। ये नंबर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, ये रियल नंबर नहीं, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी बताता हूँ, ठीक है। तो उसने प्रोटोकॉल है जिसको इस RFC में सेव कर दिया। इसका मतलब क्या है कि जब भी मुझे इस प्रोटोकॉल को पढ़ना है तो मैं इस RFC को प्रेफर करूंगा, मतलब जब मुझे इस चीज के बारे में पढ़ना है, राइट। और अगर आप किसी प्रोटोकॉल को एक बार RFC में मिल गए, RFC में रखा, तो जब तक इंटरनेट चलेगा वो RFC डिलीट नहीं हो सकती। ये RFC का उसका मेन रोल है, राइट। अगर किसी भी प्रोटोकॉल को या किसी भी रिसर्च को एक बार RFC मिल जाती है, उसका मतलब है कि वो ओपन स्टैंडर्ड है, IEEE ने स्टैंडर्ड दे रखा है उसको यूज करने का, और जब तक डिजिटल कम्युनिकेशन चलेगा, इंटरनेट चलेगा, उन RFC में ना ही कोई चेंजेस होगा, ना ही किसी तरह की वो डिलीट की जाएगी। अगर उस प्रोटोकॉल में कोई भी डेवलपमेंट किया जाता है, चेंजेस किया जाएगा, तो उसको नेक्स्ट RFC मिलेगी, मतलब उस RFC में कोई चेंजेस नहीं होगा। बात समझ में आई? इनको आप देख भी सकते हैं, सिंपली आईना पे जाना, आईना,
IANA, मैंने उल्टा लिख दिया, IANA। IANA है, ठीक है, IANA। तो यहाँ पढ़ो व्हाट द आईना इज। IP एड्रेस, पोर्ट नंबर, सारे जितने भी RFCs देना, ये सब इसी का काम है। मतलब जितनी भी डॉक्यूमेंट्स करना, बिजनेस करना, पैसा का लेन देन होगा, सब आईना करेगा, ठीक है। IEEE बिजनेसमैन नहीं है, वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या IEEE एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई इसको गवर्न नहीं करता, वो एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें लोग जाते हैं। आप भी IEEE के मेंबर बन सकते हैं, अगर आपका कोई रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ हो, यू कैन ऑल्सो मेंबर द IEEE, राइट। तो पूरे वर्ल्ड में होता है, ऐसा नहीं है एक है किसी कंट्री का अथॉरिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे इंडियंस भी हैं जो IEEE में वर्क कर रहे हैं। मेरे जैसे एक प्रोफेसर थे, MTech मतलब PhD कर रहे थे उस टाइम जब मैं BTech कर रहा था, तो करंट में वो IEEE के मेंबर भी हैं, भले भोपाल में है लेकिन मेंबर है IEEE। तो अगर कोई रिसर्च पेपर आप पब्लिश करते हैं, MTech में करना होता है, मतलब आप जो MTech से मतलब नहीं है, आप जब भी MCA करें या PhD करें, किसी में जाए टेक्निकल रिसर्च करते हैं, तो आप अपनी रिसर्च पेपर को पब्लिश करा सकते हैं, और रिसर्च पेपर यूनिक हुआ तो आपको RFC भी मिल जाएगी, ठीक है। एक बहुत बड़ा बात होता है। खैर उनके लिए जो साइंटिस्ट वगैरह बनना चाहते हैं, हमारे लिए कोई, हमें क्या करना है, ठीक है, हमें तो सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। तो मैं IP प्रोटोकॉल्स नंबर भी बता देता हूँ, देखो किस तरह से सेव किया जाता है। तो आप सिंपली सर्च करना IP प्रोटोकॉल नंबर, ये इन फ्यूचर हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, अभी मैं सिर्फ बता देता हूँ RFCs कैसे दिखती है और कैसे वो सेव करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा पिंग है, पिंग के बारे में पता है ना, पिंग जो है वो ICMP प्रोटोकॉल है, ICMP का पिंग है, ICMP की डिग्री प्रोटोकॉल है, उसको ये RFC दे रखी है, राइट। तो इन RFC पे क्लिक करके आप उसके बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो इस RFC पे क्लिक करो, और ये दुनिया के सबसे ऑथेंटिकेट रिसोर्सेज है, ऐसे समझो आप। मतलब जो बुक्स राइटर होते हैं ना, वो इनको एज ए रेफरेंस लेते हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को अपनी बुक को राइट करने के लिए। बात समझ में आई? जैसे मुझे CCNA की बुक लिखना है, या फिर आपके ग्रेजुएशन में जो बुक्स होते हैं, राइटर होते हैं, राइट। इलेक्ट्रिकल का कोई राइटर है, इलेक्ट्रॉनिक का कोई राइटर बुक है ना, डिजिटल कम्युनिकेशन की ये बुक है। तो बुक क्या करते हैं, इन RFC को रेफरेंस के तौर पे लेते हैं अपनी बुक को लिखने के लिए। तो इसको किसी रेफरेंस की जरूरत नहीं है, ये मान के चलो ये सबसे दुनिया के सबसे ट्रस्टेड रिसोर्सेज है, बट आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट, जब तक कि आप बहुत ज्यादा अंदर नहीं घुसना चाहते, ठीक है। हम इसको एक शॉर्ट वे में हम समझ लेते हैं, अब वैसे आपको समझ में आएगा भी नहीं, मुझे भी नहीं आता तो आपको क्या आएगा, ठीक है, क्योंकि इनमें बहुत टेक्निकल वर्ड्स यूज होते हैं, राइट। और ना हमें इनको पढ़ने की जरूरत है, ना हमें इनको RFC याद करना है, बस मेरा इतना मतलब है आपसे बताना, आईना बताना कि क्या होता है, राइट। तो पिंग पहली बार कब आया ये भी देख सकते हैं आप, कब आया, सितंबर 1981 में पहली बार पिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, राइट। तो कौन सा प्रोटोकॉल कब आया, कब पिक्चर में आया, कब रिलीज हुआ, राइट, इस सारी डिटेल आप देख सकते हैं RFC, ठीक है। और ये RFC को कभी डिलीट नहीं किया जा सकता, अगर कभी भी इन फ्यूचर पिंग में चेंजेस आया तो उसको नेक्स्ट RFC मिलेगी, उस RFC में कोई चेंजेस नहीं, ठीक है, क्लियर है। अब देखो दुनिया बहुत बड़ी है, एक ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में IP एड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इतना बड़ा नेटवर्क है हमारा, राइट। तो आईना ने क्या किया, 5 रीजनल अथॉरिटी बना दी। रीजनल अथॉरिटी जैसे होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर स्टेट और जिले के हिसाब से एक सेंटर खोल दिए, पर है वो एक्चुअली वो मालिक वही सेंट्रल गवर्नमेंट है, बात समझ में आई। तो इनको बोलते हैं इंटरनेट रीजनल रजिस्ट्रीज, इनको बोलेंगे इंटरनेट रीजनल रजिस्ट्रीज। तो हमारे पास 5 इंटरनेट रीजन रजिस्ट्रीज हैं, तो मैं दिखा देता हूँ, ये पिक्चर के थ्रू आपको ज्यादा समझ में, विकिपीडिया पे देख लेना आप आराम से, घर पे जाके इनको R&D करना, राइट। मैं एक आपको बस बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए क्या चीज क्या है, ठीक है। तो जब अगर आप नोटिस करें, इंडिया जो है वो कहाँ आ रहा है, पूरा रेड है, राइट। रेड कौन सा, एपनिक, राइट। तो इंडिया मतलब इस रीजन के अंदर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर होगा, उसको IP चाहिए होगी, तो वो किसके पास जाएगा, एपनिक के पास है, राइट। वो जाएगा एपनिक के पास। एपनिक है एशिया पैसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर,
ये क्या काम करता है? पब्लिक आईपी डिस्ट्रीब्यूशन करने का। और एक जो चीज होती है जिसको बोलते हैं ऑटोनोमस सिस्टम, अभी आगे डिस्कस करेंगे व्हाट इज ऑटोनोमस सिस्टम्स, राइट। पूरा इंटरनेट है ऑटोनोमस सिस्टम में डिवाइडेड है। जैसे हम अपनी पूरी दुनिया को कंट्री में डिवाइड कर रखा है, उसी तरह इंटरनेट को ऑटोनोमस सिस्टम में डिवाइड कर रखा है, ठीक है, ऐसा समझ लो आप। तो ऑटोनोमस सिस्टम और पब्लिक आईपी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एपनिक करता है, ठीक है। आप चाहें तो एपनिक की वेबसाइट पे भी जाके विजिट कर सकते हैं, सिंपली सर्च करो appnik.net इसकी वेबसाइट है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे अबाउट में जाके पढ़ भी सकते हैं कि ये क्या है। वैसे सिंपली लिखते हैं अपने के स्पेसिफिक नेटवर्क इंटरनेट एड्रेस, ठीक है, एजेंस 1 में आ गया। तो जैसे एयरटेल ने आपको आईपी दी, आपको एयरटेल से मिली, एयरटेल को कहाँ से मिली? एपनिक से मिली, राइट। एपनिक को किसने ऑथोराइज किया? आईना ने ऑथोराइज किया, राइट। और आईना को IEEE ने ऑथोराइज किया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर एक आईपी की कॉस्ट क्या होगी, खैर दिमाग में क्वेश्चन तो आओगा कि भाई एक आईपी के कितने पैसे लगते होंगे आईएसपी, ठीक है। और ध्यान रखना ये जो एपनिक है हर किसी को आईपी नहीं बेचता, आप चाहे लेने जाएं तो आपको नहीं देगा, इसकी कुछ टर्म्स कंडीशन होती हैं। और एक आईपी नहीं बेचता है, बल्क में आईपी बेचता है, 200, 500, 1000। और आईपी लेने के लिए आपको सर्विस प्रोवाइडर होना जरूरी है, राइट। बिना कुछ टर्म कंडीशन है, आप ये सब पढ़ सकते हैं इस वेबसाइट पे, ठीक है। आराम से टाइम निकाल के एक्सप्लोर कर सकते हैं, पढ़ो आप सब चीजें, आपको सब देगा, सब चीजें बताएगा ये, ठीक है। अब जैसे मान के चलो कि मुझे इसकी कॉस्ट देखना है, तो सिंपली गेट ऑन आईपी जाओ, यहाँ पे देखो फीस का ऑप्शन सारा होगा, देख रहे हैं ना फीस। मैंने गेट ऑन आईपी पे क्लिक किया, देन फी पे क्लिक किया, राइट। तो फी के लिए वो क्या बोल रहा है कि भाई $500 से तो साइन अप करेंगे आप, राइट। उसके बाद $880 आपका साल भर का पैसा होगा, चार्ज होगा कितनी आईपी के लिए? 256 आईपी एड्रेस के लिए, 256 आईपी एड्रेस जो है पब्लिक, राइट। तो कितना हो रहा है? 1200 ही मान लो, मतलब $1700। $1700 आपको पड़ रहा है 256 आईपी एड्रेस का। आईपी एड्रेस कभी भी परमानेंट नहीं होती है, सारी रेंटेड है। भले एयरटेल जो है हर साल रिन्यू कराना होता है उसको, अगर वो पैसा नहीं देगा एपनिक वापस ले लेगा आईपी, ठीक है। तो कोई भी पब्लिक आईपी परमानेंट नहीं है, वो किसी को नहीं दे रखी उसने, सिर्फ रेंटेड है सारी आईपी। जब तक रेंट देंगे आईपी यूज करो, रेंट देना बंद, आपकी आईपी खत्म, ठीक है। तो अब आराम से कैलकुलेट कर लेना घर जाके एक आईपी का कितना कॉस्ट पड़ रहा होगा। ये आईएसपी को कॉस्ट पड़ रहा है, हमें नहीं। अब वो थोक में खरीद के लाएगा, बात समझ में आई, तो उसी कॉस्ट पे थोड़ा देगा जिस पे वो खरीद के लाया है, वो भी तो कमाएगा कुछ, राइट। इसलिए आपका इंटरनेट का चार्ज होता है। वैसे देखा जाए तो इंटरनेट का कोई कॉस्ट है नहीं, राउटर कोई पैसा नहीं लेते, बट उनको मेंटेन करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो आदमी काम करेंगे, जो ह्यूमंस जो 4 काम करेगा, वो बिना पैसे के काम नहीं करेगा, इसलिए इंटरनेट का कॉस्ट होता है, ठीक है।